हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना, आनुवांशिक रूपांतरित जीव के बारे में और बीटी फसलों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग जो होते हैं, उससे हम जैविक क्रियाओं द्वारा विभिन्न लाभदायक उत्पादों का निर्माण करते हैं। यानी कि हम आरडीटी की सहायता से जो मनुष्य के लिए विभिन्न लाभदायक उत्पाद होते हैं, उनको हम जैविक क्रियाओं की या जीवधारियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो विभिन्न प्रकार के लाभदायक उत्पादों को प्राप्त करना है। लेकिन इसके अलावा जो जैव प्रौद्योगिकी है वो उसका जो उपयोग है वो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अधिक हो रहा है, निदान सूचक के रूप में यूज हो रहे हैं, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के जैव सुधार में बहुत हो रहा है और अपशिष्ट प्रतिपादन में हो रहा है और ऊर्जा के उत्पादन में और अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। यहाँ पर हम जैव प्रौद्योगिकी के कुछ प्रमुख उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है वो उसमें हम पढ़ेंगे कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। यानी कि जो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे वो है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में महत्व, यानी कि इंपोर्टेंस या यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो जीव प्रौद्योगिकी का जो सबसे पहला यूज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कृषि में, यानी कि एग्रीकल्चर में। अब आज की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या मनुष्य की लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान कराना सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। भारत जैसे देशों की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो बढ़ती जनसंख्या है। इस बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्राप्त कराने के लिए हरित क्रांति का जो यूज़ हुआ है वो बहुत अधिक हुआ है। हरित क्रांति ने 3 गुना तक पैदावार उत्पन्न करी है, लेकिन फिर भी जो बढ़ती जनसंख्या है उसको अब और अधिक भोजन देने के लिए या अब आगे के लिए भोजन प्रदान करने के लिए आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो सबसे पहला हम जो यूज़ इसमें पढ़ेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति में कृषि के अंदर जो आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का महत्व है वो सबसे पहले आनुवांशिक रूपांतरित जीव होते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट में जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होते हैं। कोई भी ऐसा जीव, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो माइक्रोब हो, चाहे वो जीवाणु, कवक, कोई भी जीव जिसमें जीनों में वांछित फेरबदल किया गया होता है, यानी कि जिस जीव के जीनों में या जीनोम में या जेनेटिक मटेरियल में वांछित फेरबदल किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। या ऐसा जीव जिसके डीएनए में मैनिपुलेशन, फेरबदल किया जाता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहलाता है। जीएमओज यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का जो निर्माण होता है वो प्रायः सबसे जो कॉमन मेथड है जिसके द्वारा जीएमओज का निर्माण किया जाता है वो उसके आनुवंशिक ढांचे में किसी बाह्य यानी कि एलियन जीन या विजातीय जीन को समाविष्ट करा के बनाया जाता है, उसको जोड़कर बनाया जाता है, उसके अंदर प्रवेश करा के बनाया जाता है।
लेकिन वे सभी जीव जो जीएमओज होते हैं वो सभी ऐसे नहीं बनते, कुछ जीव इससे अलग बनते हैं। अधिकांश जीव प्रायः ऐसे ही बनते हैं कि किसी जीव की जो बाहर वाली जीन है उसको उसके अंदर डाला जाता है, लेकिन कुछ अन्य मेथड्स भी हैं जिनसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं। उसमें पहला जो मेथड है उसमें क्या काम करते हैं कि किसी जीव की स्वयं की किसी जीन की उसमें अतिरिक्त प्रतियों को प्रविष्ट कराना, यानी कि उसी जीन उसकी किसी जीन की एक्स्ट्रा कॉपीज को उसी के अंदर प्रवेश कराकर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। दूसरा, किसी भी जीव की जीन को मौन रखकर यानी कि साइलेंस करके भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। और तीसरा मेथड है जीव की कुछ जीनों में उलटफेर यानी कि मैनिपुलेशन करके भी हम जीएमओज बना सकते हैं। जीएमओ का जो व्यवहार होता है वो स्थानांतरित जीन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो जो व्यवहार करेगा जीव वो मुख्यतः किस पर निर्भर होगा, जो जीन उसके अंदर ट्रांसफर करी गई है, प्लस परपोषी पौधे जिसके अंदर वो डाली गई है उसके अंदर, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, उसके अंदर उस पर निर्भर करेगी, और या जीवाणुओं की प्रकृति पर निर्भर करेगी जिसके अंदर डाली गई है, या खाद्य जाल पर निर्भर करती है। तो बेसिकली 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर, स्थानांतरित जीन की जिस जीव में डाली गई उसकी प्रकृति पर, और खाद्य जाल पर निर्भर करती है। अब जो आनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं इनका फायदा क्या है, यूज क्या है, इसका हमें लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ क्या है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, ये पौधे को अजैवीय जो दबाव होते हैं, जैसे एबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं इनको, जैसे सूखा यानी कि ड्रॉट के लिए प्लांट को ज़्यादा बेहतर अडेप्ट करते हैं। दूसरा, जल भराव यानी कि वाटर लॉजिंग कंडीशन में उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कराते हैं। इसके अलावा अधिक ताप, बहुत कम ताप, या सलाइनिटी यानी कि लवणता, और अन्य जो एबायोटिक दबाव होते हैं, अजैवीय दबाव होते हैं, उनको जीएमओज नॉर्मल सामान्य पादपों की तुलना में ज़्यादा बेहतर वहन करते हैं, ज़्यादा आसानी से उनका मुकाबला कर पाते हैं। दूसरा, रासायनिक पीड़क नाशकों यानी कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, उन पर निर्भरता कम करना, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म पीड़क नाशी प्रतिरोधी फसल के रूप में विकसित किए जाते हैं, जिनके अंदर ऐसी जीन्स डाल दी जाती हैं जो उस विशेष पेस्ट को मार देती है, जिससे जो केमिकल पेस्टिसाइड्स बाहर से यूज़ किया जाता था उसका यूज़ अब बंद हो जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो उसकी निर्भरता कम हो जाती है, ऊपर से जो पॉल्यूशन होता है वो प्रदूषण होता है इससे वो भी नहीं होता है। तीसरा, पौधों की जो मृदा से खनिज लवण यानी कि जो मिनरल्स हैं उनको अवशोषित करने की जो दक्षता है यानी कि जो एफिशिएंसी है, उनको ग्रहण करने की जो उनकी क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि हो जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये शीघ्र मृदा जो उर्वरता है उसको समापन को रोकती है, यानी कि जो मृदा से उर्वरक पदार्थ धीमे धीमे जल्दी खत्म हो सकते थे वो कम खपत होते हैं, तो वो जितनी आवश्यकता होती है उतने लेते हैं और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे क्या होता है वो आसानी से मृदा से कम होने पर भी मिनरल्स को, खनिज लवणों को आसानी से ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट, चौथा इसका क्या है, जो कटाई के पश्चात होने वाली अन्न आदि की जो नुकसान होता है उसको हम कम करने में सहायक। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग जो उत्पाद होते हैं, अन्न आदि जो होते हैं, उनका जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है, कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है जीएमओज का, वो क्या है कि पौधों के पोषक मान में वृद्धि करना, यानी कि उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उसमें वृद्धि करना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है विटामिन ए रिच यानी कि विटामिन ए समृद्ध धान, चावल, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो होती है उसमें विटामिन ए अधिक होती है, विटामिन ए रिच, यानी कि इनमें नॉर्मल चावलों की तुलना में विटामिन ए अधिक होती है, इसलिए गोल्डन राइस बोलते हैं। गोल्डन राइस विटामिन ए रिच होती है। इसके अलावा ऐसी फसलें विकसित करना
जिसमें विशिष्ट विटामिन ज़्यादा हो, खनिज लवण ज़्यादा हो और अन्य पादपों से, अन्य पोषकों से उनमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो, जैसे अमीनो एसिड किसी में अधिक हो, जैसे लाइसिन रिच हो, आर्जिनिन रिच हो, या उन पौधों की जो डाइजेस्टिबिलिटी है यानी कि जो पचनीयता है, वो पाचन होने की जो हमारी बॉडी में वो पाचित होते हैं, वो पाचनीयता यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है वो अधिक हो, औरों के कंपैरिजन में जल्दी डाइजेस्ट हो, आसानी से डाइजेस्ट हो, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आसानी से उनको डाइजेस्ट कर सके और हमें आसानी से पोषण मिल सके। सिक्स्थ है कि किसी भी प्रकार का जो वांछित यानी कि कृषीय गुण यानी कि एग्रोनॉमिक जो कैरेक्टर होता है उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं जीएमओ से। और जो लास्ट है, इन सभी उपयोगों के अलावा जो लास्ट उपयोग है वो जीएम पादपों का जो यूज़ है वो ऐसे पादपों के रूप में यूज़ किया जाता है या ऐसे पादप जीएमओज बनाए जाते हैं आरडीटी से जो वैकल्पिक संसाधनों के रूप में जो उद्योगों को वसा प्रदान कर सकते हैं, ईंधन प्रदान कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट औषधीय पदार्थ प्रदान कर सकते हैं, जिससे इतनी बढ़ती पॉपुलेशन के लिए सभी को इलाज करने के लिए मॉलिक्यूल्स मिल सके, इलाज करने के लिए दवाइयाँ मिल सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टाइप के जो इसके लाभ हैं जो जीएम पादपों से मिलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड पादपों से मिलते हैं। अब इसके अंदर हम बीटी फसल पढ़ेंगे। जो बीटी फसलें हैं तो इनको बीटी फसलें क्यों बोलते हैं, यानी कि बीटी क्रॉप्स। जो जीवाणु बैसिलस थुरिंजेंसिस होता है, बैसिलस थुरिंजेंसिस, जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता है तो ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक विषैली विषाक्त प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन विषाक्त पदार्थ होता है तो इसे हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन इसको क्यों लेते हैं कि जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो इसकी जीनस होती है और जो थुरिंजिएंसिस है वो इसकी स्पीसीज है यानी कि जाति है, प्रजाति बोलते हैं, और ये वंश कहलाता है। तो इस जीवाणु जिससे ये टॉक्सिन प्राप्त होता है उसी के नाम के जो वंश है उसका पहला लेटर और जो स्पीशीज है उसका पहला लेटर लेकर इसको बीटी टॉक्सिन बोलते हैं। क्योंकि अब बी यहां पर कैपिटल लिखा क्योंकि जीनस का नाम कैपिटल से लिखा जाता है और स्पीशीज का नाम सामान्यतः स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, तो यहाँ पर स्मॉल टी इसका लिया, उस कैपिटल बी इसलिए इसका नाम बीटी टॉक्सिन है। तो अर्थात जीवाणु जिससे टॉक्सिन प्राप्त होता है उसकी वंश का पहला लेटर और उसकी स्पीशीज यानी कि प्रजाति का पहला लेटर लेकर इसको बीटी टॉक्सिन नाम दिया गया है। जीवाणु की इस जीन को पहचान कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से फसली पौधों में इसको ट्रांसफर किया जाता है, उसके जीनोम में समाविष्ट किया जाता है, उनके जो जीन्स हैं उनके साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये जीन जब बीटी विष उत्पन्न करती है, बीटी टॉक्सिन उत्पन्न करती है, तो ये इन पौधों को खाने वाले पीड़कों को नुकसान पहुंचाती है और वो उन पादपों, उन कीटों की, उन पीड़कों की मृत्यु कर देती है। अर्थात इस जीन का प्रयोग जैव पीड़क यानी कि बायोपेस्टिसाइड के रूप में करते हैं। जैव पीड़क, जैव मतलब बायो, पेस्टिसाइड्स साइड के रूप में करते हैं। इस प्रकार की जो फसलें जिसमें बीटी जीन जो यानी कि बीटी टॉक्सिन वाली जो जीन होती है, जीन किसकी, बीटी टॉक्सिन की, वो ट्रांसफर की जाती है फसल में, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटी फसल बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस की
बीटी टॉक्सिन यानी कि बीटी विष बनाने वाली जीन को ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटी फसल कहते हैं। उसका उद्देश्य क्या है कि ये बीटी टॉक्सिन बनाने वाली जो जीन है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती है, एक विषाक्त पदार्थ बनाती है, जहरीला पदार्थ बनाती है, जिसे पीड़क खाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब पीड़क उसको खाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। इससे वो जो फसल होती है उन पीड़कों से सुरक्षित हो जाती है और पौधे की मृत्यु नहीं होती है। इसी सिद्धांत पर बीटी कपास बनाई गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण, हम इसे पढ़ेंगे भी आगे। इसके अलावा बीटी बैगन, बीटी धान, बीटी सोयाबीन, बीटी आलू, बीटी मक्का आदि जो फसलें हैं वो तैयार की गई हैं, जिसमें जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु है उसकी बीटी टॉक्सिन वाली जीन, बीटी विष वाली जीन्स को ट्रांसफ़र किया गया है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो होता है उसकी कुछ नस्लें जो होती हैं एक ऐसी प्रोटीन बनाती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिडोपिटेशन यानी कि जिसको हम बोलते हैं तंबाकू की कली का पीड़ा यानी कि सैनिक कीड़ा, आर्मी वॉर्म बोलते हैं उसके, या कोलियोप्टेरान जो भृंग होते हैं, या डिप्टीरियन जैसे मच्छर लार्वा, उनको मारने में वो यूज होती है, अर्थात उनको मार देती है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस अपनी वृद्धि की एक अवस्था में कुछ विशेष प्रोटीन्स क्रिस्टल्स बनाता है, यानी कि वो रवे बनाता है। तो वो क्या बनाता है, प्रोटीन रवे यानी कि क्रिस्टल्स बनाता है। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, अर्थात जहरीले होते हैं, विषाक्त होते हैं, और ये अक्रिय फॉर्म में बनते हैं। और इनकी फॉर्म कैसी होती है, ये अक्रिय होते हैं। तो अक्रिय प्रोटीन रवे बनते हैं जो क्या कहलाती है, बीटी टॉक्सिन कहलाती है। और जब ये जीवाणु इस अक्रिय फॉर्म में प्रोटीन को बनाते हैं तो इस अक्रिय फॉर्म को बनाने के कारण ये जो क्रिस्टल है, ये जो प्रोटीन है, ये जो टॉक्सिन प्रोटीन है, ये जीवाणु को हार्म नहीं पहुंचाते, जीवाणु को हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन इस प्रोटीन को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन कहते हैं। और इस क्राई प्रोटीन में सी जो होता है कैपिटल में लिखा जाता है। इसका जो सी होता है वो कैसे लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। और इसे इटैलाइज नहीं करते, इसको नॉट इटैलाइज्ड, मतलब इसको तिरछा नहीं लिखा जाता। और जो जीन इसको बनाती है, जो प्रोटीन बनाने वाली जीन है, कौन सी, जो ये प्रोटीन बनाने वाली जीन है, इसे भी हम क्या बोलते हैं, क्राई जीन बोलते हैं। लेकिन ये जो क्राई जीन है यहां पर, उसको यहां सी को छोटा लिखते हैं और इसको यहां पर जब लिखते हैं तो इटैलाइज्ड करके लिखते हैं, अर्थात इसको तिरछा करके लिखते हैं। तो इन दो अंतरों के कारण हमें पता चलता है कि वो क्राई किसके लिए बात कर रहा है। अगर वो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है क्राई, सी जो है पहला, और वो इटैलाइज्ड नहीं है, तिरछा नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि वो क्राई प्रोटीन की बात कर रहा है। तो अगर वो ऑप्शन में पूछ ले आपसे कि टॉक्सिक प्रोटीन इज, एक लिख दे क्राई प्रोटीन और एक लिख दे स्मॉल क्राई, तो जो बड़ा क्राई वाला है प्रोटीन है, तो इसमें चार ऑप्शन बन सकते हैं। एक बड़ा सी वाला क्राई प्रोटीन, दूसरा क्राई प्रोटीन सी बड़ा लेकिन वो इटैलाइज्ड कर दिया जाए, तीसरा क्राई जीन सी छोटा लिखा जाए, उसको सीधा लिख दिया जाए, और एक सी जो होता है छोटा लिखकर उसको इटैलाइज करा जाए। तो ये चार ऑप्शन बन सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि कैपिटल में होना चाहिए ये, और वो इटैलाइज्ड नहीं होना चाहिए। जीन के लिए वो छोटा होना चाहिए और इटैलाइज्ड होना चाहिए। तो अगर वो छोटा है और कैपिटल लेटर से नहीं लिखा हुआ है और इटैलाइज्ड है, तो वो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, जीन की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो कैपिटल में लिखा हुआ है और वो इटैलाइज्ड नहीं है, तो वो इसका मतलब प्रोटीन की बात कर रहा है। अब हम बीटी टॉक्सिन का यूज़ करने के बाद जो बीटी फसलें बनाई जाती हैं
उसकी जो प्रक्रिया होती है, मैकेनिज्म होती है, किस प्रकार से वो फसल अपने आप को कीटों से बचाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, तो जो क्राई जीन है, जब क्राई जीन को पौधों में डाला गया तो उसके अंदर क्या बनेगी? क्राई प्रोटीन बनेगी, यानी कि बीटी टॉक्सिन बनेगा। और जैसे ही जो कीट है वो कीट खाएगा, किसे? पादप को खाएगा। तो खाने के बाद जैसे ही वो कीट इसको खाएगा तो उसके रवे जो है वो आंत में पहुंच जाएंगे। जो उसके रवे हैं, प्रोटीन रवे कीट की आंत में पहुंच जाएंगे। और वहां जो होता है, जो पीएच होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो जो वहां पर इनएक्टिव प्रोटीन होती है वो वास्तव में कैसी होती है? अघुलनशील होती है। तो वहां पर वो क्षारीय पीएच के कारण अब वो जो अक्रिय प्रोटीन थी, अक्रिय प्रोटीन किस में बदलती है? सक्रिय प्रोटीन में बदल जाती है। और जो अक्रिय प्रोटीन है वो वास्तव में कैसी होती है? अघुलनशील। और जब ये अघुलनशील है तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? घुलनशील हो जाएगी। अब ये घुलनशील जो प्रोटीन है अब क्या काम करेगी? ये क्राई प्रोटीन का जो विष है, जो अब किसमें कन्वर्ट हो गया, तो वो कहां, जो घुलनशील अवस्था में, तो मध्य आंत, जो मिडिल मध्य आंत की उपकली है, जो मध्य आंत्र है कि उपकला सेल्स जो है, तो मध्य की एपिथेलियम सेल से अब उनकी सतह पर बंध जाएगा। सतह से बंधना। और जैसे ही ये घुलनशील प्रोटीन इन मध्य आंत्र की उपकला सेल से बंध जाएगी तो बंधने के कारण इसमें छिद्र बन जाएंगे। किसमें? सेल्स में छिद्रों का निर्माण। सेल्स में छिद्रों का निर्माण। और जैसे ही सेल्स में छिद्रों का निर्माण हो जाएगा तो सेल्स क्या करेंगी? फूलकर नष्ट हो जाएंगी और कीट की मृत्यु। इससे क्या होगा? पौधा सेफ, पौधा सुरक्षित हो गया। तो इसकी जो मैकेनिज्म है, तो क्या काम किया था कि जैसे ही जो क्राई जीन है वो पौधों में डाली जाती है तो वहाँ पर वो क्राई प्रोटीन बीटी टॉक्सिन बनाती हैं। कीट जब भी उसको खाएगा तो ये बीटी टॉक्सिन उनकी बॉडी में पहुँचेगी और वहाँ पर प्रोटीन रवे जो होंगे वो उसकी आंत में पहुँच जाएंगे। वहाँ क्षारीय पीएच में वो अक्रिय प्रोटीन जो अघुलनशील होती है वो सक्रिय प्रोटीन में घुलनशील में कन्वर्ट हो जाएगी। और इससे जो घुलनशील प्रोटीन है अब वो मध्य आंत की उपकला एपिथेलियम सेल की सतह से बन जाएगी। सेल्स में छिद्रों का निर्माण हो जाएगा और वो सेल्स फूलकर नष्ट हो जाएंगी, जिससे कीट की मृत्यु हो जाएगी और पौधा सेफ हो जाएगा। अब जो ये विष जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं और अधिकांश बीटी विष जो होते हैं कीट समूह स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात एक विशेष प्रकार का कीट एक विशेष प्रकार की कीट जाति को नष्ट करता है और इसी का यूज करते हुए पर्टिकुलर यानी कि विशेष प्रकार की जीन विष के लिए एक विशेष प्रकार के पौधों में लगाई जाती है, जिससे वो उस विशेष प्रकार का जो कीट उसे हानि पहुंचाता है उससे उसकी सुरक्षा की जा सकती है। अर्थात एक विशेष प्रकार के जीन को यानी कि एक विशेष प्रकार के टॉक्सिक का प्रयोग एक विशेष प्रकार के पादप में करते हैं और उस विशेष पादप में जो उपस्थित होने वाला जीन है, बनने वाला जो विष है वो एक विशेष प्रकार के कीट को मारेगा, जिससे उसकी सुरक्षा होगी। जैसे जीन क्राई I1AB, जो जीन है क्राई 1AB, इसके द्वारा जो प्रोटीन बनती है वो मक्का के छेदक, तो उसका यूज किसके लिए आता है? मक्का के छेदक, यानी कि छेदक का मतलब छेद करने वाला, कॉर्न बोरियर,
कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर जो होता है वो उससे सुरक्षा देता है। इसके अलावा जीन क्राई 1AC, क्राई 1AC और दूसरी क्राई 2AB, क्राई 2AB, जो दो जीन है। तो ये जो जीन है इनकी जो प्रोटीन होती है, इनकी जो प्रोटीन बनेगी वो विशिष्ट प्रकार के जो कीट है वो कौन सा होगा? कॉटन बॉलवॉर्म, कॉटन बॉलवॉर्म। कॉटन बॉलवॉर्म के अगेंस्ट जो होती है वो उसको मारती है, जिससे एक विशेष प्रकार की जीन को एक विशेष प्रकार के पादप में लगाकर एक विशेष प्रकार के कीट को मारा जा सकता है। क्योंकि ये जो विष होता है ये एक विशेष प्रकार का विष एक विशेष प्रकार के कीट को ही मारता है। ये जो प्रोटीन है जो मक्का के छेदक कॉर्न बोरर को मार रही है, वो जो होता है वो जो विष है वो इस कॉटन बॉलवॉर्म को नहीं मार पाएगा, इसका जो विष है वो इसको नहीं मार पाएगा। इसलिए एक विशेष प्रकार का विष एक विशेष प्रकार के कीट को मारता है। इसीलिए एक विशेष प्रकार की जीन को एक विशेष प्रकार के पादप में डाला जाता है, जिससे उसकी प्रोटीन जब वो उस पादप को खाने आएगी तो वो उसके अंदर पहुंच जाएगी, विष उसके अंदर पहुंच जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जिससे वो पौधा सुरक्षित हो जाता है। तो ये दो एग्जांपल है। क्राई 1AB प्रोटीन जो होती है वो मक्का के में डाली जाती है और क्राई 1AC और क्राई 2AB जो होती है वो किस में डाली जाती है? कॉटन में डाली जाती है। ये इसको कॉटन बॉलवॉर्म से सुरक्षित रखता है और ये जो होता है इसको मक्का के छेदक यानी कॉर्न बोरर से सुरक्षित रखता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।